चलिए, लास्ट क्लास में एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस डिस्कस करने के बाद आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी बोला जाता है। अब इसमें क्या कंडीशन आने वाली है उसके ऊपर बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बोला था हम लोग थ्योरी वाइज चलेंगे, पहले कोई सी थ्योरी आएगी, फिर उसके ड्रॉबैक्स आएंगे, फिर नई थ्योरी आएगी, फिर उसके ड्रॉबैक्स आएंगे एंड सो ऑन। अब होता क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा था, और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए क्या बनता था बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता था। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता था तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा H2, मैंने लिखा F2, मैंने लिखा Cl2। हमें पता है H में सिंगल बॉन्ड होता है प्रीवियस नॉलेज से, F में सिंगल बॉन्ड होता है, Cl में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको डायटोमिक दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं? या दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का कंपैरिजन हो रहा है? यस। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए पहली बात है ना, हमें ये पता होना चाहिए एग्जाम में कौन सी थ्योरी कब लगानी है, ये सबसे मेन मुद्दा रहता है। तो बेटा वीबीटी हम लोग यूज करेंगे जनरली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में वीबीटी का रोल क्या रहेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, इन्हें डिटरमाइन करने के लिए हम लोग वीबीटी का यूज करेंगे। जैसे यहां पर हाइड्रोजन के एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग करी, सिंगल बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बनाया। क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में एक एक अनपेयर्ड रख के सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तीनों जगह सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जो दो एटम के बीच में बनते हैं हम लोग जानते हैं फर्स्ट बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ सिग्मा बॉन्ड। तो क्या तीनों सिग्मा बॉन्ड बन गए? यस, बन गए। कैसे बने? कोवेलेंट बॉन्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन क्या तीनों सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एनर्जी इक्वल होगी या अलग अलग होगी? तो आई होप सबको आंसर पता ही होगा कि तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी अलग होती है। तो ये जो पॉइंट है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करने का, इसके बारे में अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। तो उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें एक थ्योरी की जरूरत पड़ी, एंड दैट थ्योरी इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहली बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने बोल दिया किसके लिए अप्लाई करेंगे, डायटोमिक स्पीशीज के लिए मेनली। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जब हमें बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे होंगे वीबीटी का। देखिए पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम जो भी थ्योरीज पढ़ेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता, तो याद करिए कोवेलेंट बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए बना था। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होती है, तो हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। शेयरिंग मींस वो शेयरिंग कैसे होगा, बाय ओवरलैपिंग। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ओवरलैपिंग का, कि एक्चुअल में जिन ऑर्बिटल्स के पास सिंगली इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों आपस में ओवरलैप होकर क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और उससे ऐसा लगता है कि दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, पेयर अप हो गए। तो देखिए ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, देन देयर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल गेट कंबाइंड, है ना। किसी भी डब्बे के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये एक एटम हो गया और सामने दूसरा एटम है जिसके डब्बे में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डब्बा और ये डब्बा आपस में ओवरलैप करेंगे, और उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का। सेकेंड पॉइंट, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। दोनों जो एटम्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करी मैंने, बोला ठीक है ना। तो डायटोमिक में एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा। एक एटम का सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम का सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में जब ओवरलैप करेंगे और दोनों एक ही डब्बे में दिखने लग जाएंगे, जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये बाउंड्री दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा हो, ऑपोजिट हो। क्योंकि हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग रूल्स पढ़ते हैं, एक डब्बे में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ध्यान से सुनिएगा, जब भी दो एटम्स को बॉन्ड बनाना है तो दोनों एटम को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा या दूर जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब पास आएंगे तभी बॉन्ड बनेगा। अब जब पास आएंगे तो पास आके ओवरलैपिंग जब करनी है, तो उस ओवरलैपिंग करने के लिए वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आते हैं, ठीक है ना। वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर एक्सिस होता है जिसमें दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, उस एक्सिस को बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोला जाता है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या तो X हो सकता है, या Y हो सकता है, या Z हो सकता है। अगर मैं कंडीशन समझाने की कोशिश करूं, सपोज 3D में इमेजिन करिएगा, ये एक्सिस जो है, ठीक है ना, ये कौन सी बेटा, X एक्सिस। तो अगर दो एटम या एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ कौन सी डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, X में। सपोज ऊपर से नीचे आने वाली
इस एक्सिस को मैं कौन सी एक्सिस बोल रहा हूं, वाई। तो अगर दोनों ऑर्बिटल इस तरफ से एक दूसरे की तरफ आ रहे तो हम बोलेंगे उनका डायरेक्शन ऑफ अप्रोच क्या होगा, वाई। और आपसे बोर्ड की तरफ आने वाली ये जो एक्सिस होगी, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो हम बोलेंगे उनका जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है, वो क्या होगा, जेड। तो ये तीन डायरेक्शन पॉसिबल है। आगे हमने यहां पर बात करी थी कि बॉन्ड बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा। तो ध्यान से देखें, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ऑब्वियसली एक बात समझे, सपोज ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम है और दूसरे में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं जहां ओवरलैपिंग कम है वो बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, लेकिन जहां पर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है जितना बेटर ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड बनने वाला है। ये मेन फैक्टर है। तो अब हमें एक्चुअल में वीबीटी के अंदर स्ट्रेंथ के ऊपर बात करनी है, तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें ओवरलैपिंग समझना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग समझना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके कौन सी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है, कौन सी ओवरलैपिंग वीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पे आ जाए, है ना, मुद्दे की बात वही है। तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है बेटा। पहला हेड ऑन ओवरलैपिंग, ऑल्सो नोन एज कोएक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग या कोएक्सियल ओवरलैपिंग। एंड सेकंड वन इज साइड वाइज ओवरलैपिंग और कोलैटरल ओवरलैपिंग। आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज से पता होगा कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा, और कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, पाई। और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस किस तरीके से हो सकता है, तो एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग या फिर पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पीपी कोलैटरल, पीडी ओवरलैपिंग या डीडी ओवरलैपिंग से हो सकता है। तो अब हेड ऑन या कोएक्सियल ओवरलैपिंग में हम वन बाय वन एसएस, एसपी, पीपी ओवरलैपिंग की बात करेंगे, और पाई बॉन्ड के लिए हम लोग पीपी, पीडी और डीडी की बात करेंगे। मेनली यहां पर दो ही पॉइंट पे बात होता है, डीडी का ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता या इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है सिलेबस में। तो एक बात देख लें, एस जब भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान से देखो, एस जब भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, इसमें तो कहीं एस है नहीं, यहां पर एस दिख रहा है। एस अगर बॉन्ड बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। एस जब भी बनाएगा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। तो एस जब भी एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड अगर बनेगा तो सिग्मा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना बनाए, बट पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा। और पीपी ओवरलैपिंग, ध्यान से देखें, पीपी ओवरलैपिंग से दोनों टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, सिग्मा और पाई। तो आपको जब भी पीपी ओवरलैपिंग दिखाई जाएगी तो आपको मेंशन करके दिया जाएगा कि पीपी ओवरलैपिंग कौन सी है। कोएक्सियल है तो आप समझ जाएंगे सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, और कोलैटरल है तो आप समझ जाएंगे पाई बॉन्ड की बात हो रही है। पर अगर पीपी ओवरलैपिंग दिया हो और कुछ उसके साथ सिग्निफाई नहीं किया हो तो आप बाय डिफॉल्ट सिग्मा बॉन्ड मान के चलेंगे। और पीडी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा, पाई बॉन्ड, एंड डीडी ओवरलैपिंग आल्सो फॉर्म्स पाई बॉन्ड। खैर वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहली बात आ रही है हेड ऑन ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। आपको अभी मैंने बताया कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा, ठीक है। इसे कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्यों बोला जाता है, उसका रीजन समझिएगा। एक्चुअल में जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, वो जब भी ओवरलैप करेंगे, सपोज एक पी ऑर्बिटल ले रहा हूं मैं जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका क्लाउड यहां है, और एक दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां है। तो जब भी ये न्यूक्लियस है, सपोज सेंटर है ना दोनों ऑर्बिटल्स का, तो अब अगर ये वाला ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में आए और ये वाला ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में आए, तो बेटा दोनों के जो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, दोनों के जो सेंटर दिख रहे हैं, वो कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। जिस एक्सिस पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे उस एक्सिस को क्या बोला जाता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और वो कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को प्रिटेंड करके चल रहा हूं जेड। सपोज इस एक्सिस को अभी मैंने जेड मान लिया है, तो बेटा अभी इसका न्यूक्लियस भी जेड पे है, इसका न्यूक्लियस भी जेड पे, और दोनों एक दूसरे की तरफ जेड एक्सिस पर अप्रोच कर रहे हैं इस तरह से। जब ये ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के बाद ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, ओवरलैप हो जाएंगे। तो आप देखिए ओवरलैपिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो आपको कहां दिख रही है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर दिख रही है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर दिख रही है। और जब भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर आ जाए, इस तरह की ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखें एटॉमिक ऑर्बिटल
ओवरलैप हेड टू हेड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब ऑन द एक्सिस ओवरलैपिंग होनी चाहिए। और इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा। टाइप्स पे आ रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ भी ले सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहां पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वहां जेड मेंशन्ड है तो इसीलिए हम जेड लेकर चल रहे हैं। पहला केस मैंने बोला था सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से बनेंगे, एस एस, एस पी, पीपी। तो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं अबाउट एस एस ओवरलैपिंग। अब एस एस ओवरलैपिंग का कैसे एग्जांपल आया, सपोज एक मॉलिक्यूल दिया आपको H2, मैंने बोला था वीबीटी हम लोग जनरली किसके लिए यूज करेंगे, डायटोमिक स्पीशीज के लिए। क्या H2 डायटोमिक है या नहीं है? आपसे डायटोमिक में पूछे कि यहां पर जो बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, या तो सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा। आपसे बोला है कि अगर जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में H2 में बॉन्ड बना है वो कौन सी ओवरलैपिंग से बना है, तो आपके दिमाग में सीधे सीधे वीबीटी आना चाहिए। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, एक बात बताइए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन याद करें, मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। मैंने थोड़ा सा आपको एक जनरल कंडीशन बताई थी, हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है बेटा, नॉन मेटल। दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड जनरली कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए, है ना, तो इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, 1s1। इस हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बनेगा, 1s1। क्या इस हाइड्रोजन के पास 1s डब्बे में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? क्या इस हाइड्रोजन के पास भी 1s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो बेटा इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपस में पेयरिंग करनी है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए ही तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब ये दोनों एक दूसरे से पेयरिंग करेंगे तो बताइए इसका ओवरलैपिंग अगर इससे करा दूं तो कौन सी ओवरलैपिंग दिख रही है, 1s 1s। अगर मैं शेल नंबर इंक्लूड ना करूं तो इसे बोला जाएगा SS ओवरलैपिंग। और SS ओवरलैपिंग से दो एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा। तो यहां SS ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए आप ये 1s देखें, S का शेप लिया है यहां पर, अभी तो हम डब्बे से रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो ये S है जिसके पास कहीं ना कहीं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। ये दूसरा S है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दोनों जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैप करने के लिए दोनों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सपोज Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मान के चल रहा हूं, तो ये दोनों के न्यूक्लियस देखिए क्या Z एक्सिस पर है या नहीं है। जब ये एक दूसरे से अप्रोच करेंगे तो बेटा ओवरलैपिंग का जो क्लाउड है क्या वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब भी ओवरलैपिंग का क्लाउड ऑन द एक्सिस आएगा तो उसे बोला जाएगा कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। और इस टाइप की ओवरलैपिंग में क्योंकि SS पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसे क्या बोला जाएगा, SS ओवरलैपिंग। चलिए मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग, दैट इज SP ओवरलैपिंग। बहुत अच्छे एग्जांपल आ सकते हैं इसमें, ठीक है ना, HF, HCl, HBr, HI एंड सो ऑन, ठीक है। आप देख सकते हैं नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होगा बेटा, कोवेलेंट होगा। नॉन मेटल कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या HF के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल, सिंगल और सिंगल बॉन्ड, दो एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा। तो बेटा यहां हर जगह सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब सिग्मा बॉन्ड जब भी डायटोमिक स्पीशीज में, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान रखिएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल में जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है वो तीन तरीके से मेनली बनेगा, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग या PP ओवरलैपिंग। इनमें होने वाली ओवरलैपिंग आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का मेंबर है, S, और फ्लोरीन कौन से ब्लॉक का है, P। तो जनरली जब ऐसा होता है तो यहां पर इसका S और इसका P पार्टिसिपेट करेगा और कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, SP ओवरलैपिंग। विद एग्जांपल समझ रहे हैं, देखिए सपोज HF की बात कर रहा हूं, हमें पता है HF के बीच में पहला बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा। अब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो हाइड्रोजन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में है बेटा, 1s में, ठीक है। और फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल का वो है 2s2 2p5। इसका S तो भरा हुआ है, सिर्फ P को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो बेटा P में इसके टोटल हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, एक। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बेटा इसका अनपेयर्ड S में है या 2p में है, तो ये 2p है, तो बेटा इसका P और इसका S आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। S का शेप कैसा, स्फेरिकल, P का शेप कैसा, डम्बेल। अभी मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मान के चली है, Z। तो सपोज ये PZ है, तो क्या होने वाला है कि इस PZ में यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस S में यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और दोनों का
और दोनों का जो ओवरलैपिंग होने वाला है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होने वाला है, और दोनों का न्यूक्लियस आप देख सकते हो, दोनों का सेंटर आप देख सकते हो इस जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहां पर होने वाली ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे एसपी ओवरलैपिंग, या एसपीजेड अगर लिखना चाहे तो एसपीजेड ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, बट हम एसपी ओवरलैपिंग ही बोलेंगे। और यहां से बनने वाला बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली देखें, पीपी ओवरलैपिंग पर आ रहे हैं, ठीक है ना, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें, विद एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो मैंने बोला था एस जब भी बॉन्ड बनाएगा, चाहे एसपी हो या इससे पहले एसएस पड़ा, एस हमेशा बनाएगा तो सिग्मा बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। पी कैसा भी बना सकता है, सिग्मा भी बनाता है, पाई भी बनाता है, बट अभी हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सपोज है ना, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर माना है, तो सपोज ये जेड एक्सिस है, इसका सेंटर न्यूक्लियस, इसका सेंटर न्यूक्लियस जेड पर लाई कर रहा है, और दोनों ऐसे डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। सपोज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप्ड रीजन यहां आएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्या वो ऑन द एक्सिस लाई कर रही है? यस, इस तरह की ओवरलैपिंग को बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और इससे बनने वाला बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। एक एग्जांपल आपको दे रखा है F2, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके भी, F2, Cl2, Br2, इस तरह से कभी पूछा जाए कि कैसा ओवरलैपिंग है, तो इनमें पीपी ओवरलैपिंग मिलेगा। चेक करिए, क्या वीबीटी डायटोमिक स्पीशीज के लिए लगाना है? यस, तो ये डायटोमिक, 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 और डायटोमिक में हम जानते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन का कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल, या क्लोरीन क्लोरीन सिंगल, या ब्रोमीन ब्रोमीन सिंगल। दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा। और सिग्मा तीन तरीके से बन सकता है, SS, SP, PP। सिर्फ आपको इसका अनपेयर्ड निकालना, और अभी मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में आपको बताया था कि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होता है बेटा? P में, है ना, 1 2 3 4 5, और इसका अनपेयर्ड भी किस में होगा? P में, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5, है ना। तो ये अनपेयर्ड P और P आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, और PP ओवरलैपिंग बन जाएगी, और बनने वाला बॉन्ड सिग्मा है, तो इसे हम बोलेंगे PP कोएक्सियल ओवरलैपिंग। चलिए, ये तो बात हुई सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में। अब आते हैं पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है? कोलैटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। मेनली साइड वाइज ओवरलैपिंग में तीन टाइप होते हैं, एक तो पीपी ओवरलैपिंग होगा, एक पीडी ओवरलैपिंग होगा, एक डीडी ओवरलैपिंग होगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पीपी ओवरलैपिंग और पीडी ओवरलैपिंग मोर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे, पी पाई बॉन्ड। तो पीपी ओवरलैपिंग से जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसे पी पाई बॉन्ड बोलते हैं, और डी पाई पी पाई या फिर पी पाई डी पाई। तो जब पी और डी की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है तो उसे पी पाई डी पाई बॉन्ड कहा जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप साइड बाय साइड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। खास बात समझिएगा, सपोज ये जेड एक्सिस है और मैं पी के ऑर्बिटल समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल जो जेड पे लाई कर रहा है डंबल शेप का, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? पीजेड। और सपोज ये वाली जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो पी का ऑर्बिटल डंबल बनाया है ये क्या बना बेटा? पी वाई। तो दिस इज पी जेड एंड दिस इज पी वाई, ठीक है। ये तो एक एटम के अंदर के दो ऑर्बिटल है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे एटम के अंदर भी पी जेड और पी वाई है ना। पी जेड, ये रहा पी जेड, और ये क्या है बेटा? पी वाई, ठीक है। अब क्या होने वाला है, दोनों के जो न्यूक्लियस है, दोनों के जो सेंटर है, वो किसी एक डायरेक्शन में आ सकते हैं। सपोज ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं और ऐसे आ सकते हैं, बट बोर्ड पे समझाने के लिए ये प्लेन ज्यादा सुटेबल है। तो दोनों अगर एक दूसरे की तरफ इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, तो बेटा अभी दोनों का न्यूक्लियस कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है? जेड पर, मतलब अभी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या बन गया? जेड। अब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो आप खुद इमेजिन करिए, पहले पी वाई टकराएंगे या पहले पी जेड और पी जेड टकराएंगे? तो ऑब्वियसली पी जेड पहले पी जेड से टकराएगा, और ये जो दोनों टकराएंगे ये अलोंग द एक्सिस टकराएंगे, और अलोंग द एक्सिस कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा। जब ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे और ओवरलैपिंग शुरू होगी, जब ये बाउंड्री से ओवरलैप होना चालू हो जाएगी, तो आफ्टर सम टाइम, मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर सम टाइम जब ये खसक के यहां आ गया तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा, ऐसा। अब इन दोनों में और ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो ये लोब्स भी आपस में टकराएंगे, और ये जो ऊपर और नीचे टकरा रहे हैं ये ऑन द एक्सिस नहीं टकरा रहे, अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस टकरा रहे। तो जब भी ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो होगी, या फिर इसे हम बोल सकते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो बेटा इस तरह की ओवरलैपिंग को बोला जाता है साइड वाइज या कोलैटरल ओवरलैपिंग। और साइड वाइज और कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड होता है। चेक करेंगे यहां से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा? पाई बॉन्ड बन जाएगा।
अब पाई बॉन्ड बनने के लिए पहले हम लोग तीन तरह की ओवरलैपिंग बोली मैंने, जनरली दो काम में आती है। फर्स्ट टाइप इज पी पाई बॉन्ड या फिर पीपी ओवरलैपिंग से बनने वाले पाई बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। चेक करें एग्जांपल। अब ऑब्वियसली इसका जब हम एग्जांपल लेंगे तो ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जिसके अंदर पाई बॉन्ड भी होता है। जैसे आप जानते हो O2 है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड तो SSSP या SPP से बना होगा, और पाई बॉन्ड जो है वो या तो PP ओवरलैपिंग या PD ओवरलैपिंग या DD ओवरलैपिंग में से किसी एक से बनेगा। सिमिलरली N2 है ना, इस तरह के डायटोमिक वाले एग्जांपल आ सकते हैं। खैर, लेट Z बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। N2 एग्जांपल यहां पर ले रखा है, हालांकि इसमें पाई बॉन्ड के जो टाइप्स है इसके क्वेश्चन हम लोग बहुत बाद में हाइब्रिडाइजेशन के बाद में डिस्कस करेंगे। कहां पी पाई बॉन्ड है, कहां पी पाई डी पाई बॉन्ड है, बट अभी हम उसका क्लासिफिकेशन एक बार देख रहे हैं। देखिए, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिगरेशन सब लोग जानते हैं 2s2 2p3 होगा, तो ये 2s2 2p3 ये तो फुलफिल्ड है, तो ये तो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पी के पास कितने अनपेयर्ड है बेटा? 3। इस पी के पास भी कितने अनपेयर्ड है? 3। याद करें कल हमने बात करी थी नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 थी ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में, क्योंकि उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा अब ये तीनों आपस में ओवरलैप करेंगे। px से ओवरलैप कर जाएगा, py से ओवरलैप कर जाएगा, pz से ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी लिए? z। तो सपोज ये वाली जो एक्सिस है इसको z एक्सिस माना है, तो बेटा ये एक नाइट्रोजन का pz, ये दूसरे नाइट्रोजन का pz ओवरलैप कर रहे हैं और ओवरलैपिंग हो रही है ऑन द एक्सिस। तो ये वाला बॉन्ड जो बनेगा pz वाला जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बनेगा? सिग्मा, एंड रेस्ट टू बॉन्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बिलो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बिलो टकरा रहे हैं। ये ऑन द एक्सिस है और ये दोनों अबव एंड बिलो है, तो इनसे बनने वाले बॉन्ड कौन से बनेंगे? पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। चलिए, आफ्टर पीपी ओवरलैपिंग नेक्स्ट इज पीडी ओवरलैपिंग, और इससे बनने वाला बॉन्ड जो बॉन्ड होगा वो पी पाई डी पाई बॉन्ड, या फिर अगर मैं डीपी पहले लिख दूं तो ये हो जाएगा डी पाई पी पाई बॉन्ड। कंडीशन इज सेम। चलिए, एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया जा रहा है, डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है, ध्यान से देखें। डी का शेप कैसा होता है बेटा? डबल डंबल। और डी एक्स वाई कहने का मतलब है अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है तो डी एक्स वाई कैसा बनेगा? है ना, एक्सिस के बिटवीन में इसके लोब्स आते हैं, डबल डंबल कम इन बिटवीन द एक्सिस, ये डी एक्स वाई। अगर ये एक्सिस वाई है तो बेटा अगर मुझे पी वाई को रिप्रेजेंट करना है तो पी का जो लोब आएगा, है ना, डंबल आएगा, वो कहां आएगा? वाई एक्सिस पर। अब समझे, अगर ये एक्स एक्सिस जो दिखा रखा है अभी फिलहाल में आपको, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे के पास आएंगे। मतलब ये ऐसे का ऐसा एक्स एक्सिस पर, इसका न्यूक्लियस सेंटर और इसका न्यूक्लियस सेंटर कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पर है। तो अभी आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई? एक्स। और जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आएंगे, इसी एक्सिस पर एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो बेटा ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। जो क्लाउड बना ओवरलैपिंग का, जो क्लाउड बना ओवरलैपिंग का, वो ऑन द एक्सिस है या अबव एंड बिलो है? तो अबव एंड बिलो है। जब भी अबव एंड बिलो द एक्सिस क्लाउड आएगा तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? पाई बॉन्ड। या ऐसी ओवरलैपिंग को क्या बोला जाएगा? कोलैटरल ओवरलैपिंग। सेम कंडीशन यहां एक्सिस में चेंज कर दिया है। पहले इसे हमने एक्स एक्सिस माना था, अब इसको हमने क्या मान लिया है बेटा? वाई एक्सिस। तो अब देखो, इसका सेंटर और इसका सेंटर कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है? वाई पर। जिस एक्सिस पर दोनों न्यूक्लियस लाई करें उसे हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस बार हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई है? वाई। और इस एक्सिस को हमने क्या मान लिया है बेटा? एक्स। ठीक है, तो ये dxy बन गया, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के इन बिटवीन अगर लोब्स लाई कर रहे हैं तो इसे बोला जाएगा dxy। और इस बार में dxy का ओवरलैप किससे कराने वाला हूं? p के x से। तो बेटा x एक्सिस ये है, तो ये बन जाएगा आपका px। अब आपको दोनों न्यूक्लियस को ऐसे ही रखकर एक दूसरे के पास लाना है। ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा, बट इस बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? y। पहले, इससे पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी थी? x, है ना। तो इस बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y पर ओवरलैपिंग हो रही है और ओवरलैपिंग का जो क्लाउड आएगा वो यहां आएगा, क्योंकि यही टकराएंगे। और ओवरलैपिंग का क्लाउड ऑन द एक्सिस नहीं है, अबव एंड बिलो है। एंड अबव एंड बिलो द एक्सिस वाले एक ओवरलैपिंग को क्या बोला जाएगा? कोलैटरल या साइडवाइज। और इससे बनने वाला बॉन्ड अगेन कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनने में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक डी है एक पी है, इसीलिए इस पाई बॉन्ड को बोला जाएगा डी पाई पी पाई बॉन्ड। चलिए,
लास्ट टाइप का जो पाई बॉन्ड बनता है, हालांकि ज्यादा यूज नहीं आता बट फिर भी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डी डी ओवरलैपिंग। डायग्राम देखें आप, सपोज ये एक्स एक्सिस है, कौन सी, ऊपर से नीचे है ना, यहां वाई लिखा है बट इसको एक्स कंसिडर करें, मिस्टेक है यहां, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऊपर से नीचे, और ये वाली जो एक्सिस है ये हमने कौन सी मानी है बेटा, वाई एक्सिस। तो ये dxy हो गया, ये भी dxy हो गया, मतलब y और x के बीच में लोब बने हैं, y और x के बीच में लोब बने dxy। दोनों का सेंटर देखिए, दोनों का न्यूक्लियस देखिए, कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहा है, x। इधर देखें, जो सेंटर और सेंटर है दोनों कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं बेटा, y पर। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा हो गया, y। और अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस y है तो बेटा जब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे आएंगे तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो हो रही है, और अबव एंड बिलो या परपेंडिकुलर हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। और दोनों डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसे बोल दिया जाएगा डी पाई बॉन्ड। इसी को डायग्राम को अगर मैं ऐसे पकड़ के इस तरह से घुमा दूं तो बेटा कंडीशन क्या बन रही है, देखें, अभी dxy लिया, ठीक है, अगेन इस बार इस एक्सिस को बोर्ड पे समझाने के लिए प्लेन अच्छा रहता है, इसीलिए हमने एक्सिस चेंज कर दी है। सपोज इन दोनों को एक्स एक्सिस माना और ऊपर से नीचे वाली एक्सिस को हमने क्या माना, वाई एक्सिस, ठीक है। अब दोनों का सेंटर या न्यूक्लियस कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स पर। तो इस बार आपके लिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई है, एक्स। और जब ये एक्स एक्सिस पर एक दूसरे की तरफ आएंगे तो फिर से टकराएंगे, ओवरलैपिंग का जो क्लाउड आएगा वो फिर से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो आ रहा है बनने वाला बॉन्ड अगेन हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड बनने के जो तरीके हो सकते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब एक पूरा चार्ट आपके सामने है, आपसे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऑर्बिटल किस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, INA स्टैंड्स फॉर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, XYZ कुछ भी हो सकता है, ओवरलैप करें तो कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले हमने ओवरलैपिंग के टाइप देखे, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। इनसे बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बन सकता है, सिग्मा, ठीक है। और पाई बॉन्ड के लिए हमने देखा PP ओवरलैपिंग, ठीक है, PD ओवरलैपिंग और DD ओवरलैपिंग। तो वो सारी कंडीशन जो पाई बॉन्ड की थी वो भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एस के बारे में ध्यान से देखें, एस के बारे में मैंने एक बात बोली है कि एस जब भी बनाएगा सिग्मा बनाएगा, वरना कुछ नहीं बनाएगा, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल है एस एस, तो जब भी एस का एस से ओवरलैपिंग होगा, डायग्राम से समझे, ये एस का स्फेरिकल शेप है, ये एस का स्फेरिकल शेप है, सपोज दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जब दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो यहां कहीं पर ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ओवरलैपिंग का क्लाउड ऑन द एक्सिस होगा। एस एस से जब भी टकराएगा, कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले ले, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। एस बनाएगा तो सिग्मा बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। तो कोई भी एक्सिस हो एस से तो सिग्मा बनेगा ही बनेगा। अब एस एस ओवरलैपिंग, ये हमने समझ लिया, एस एस ओवरलैपिंग। अब हम एस एस ओवरलैपिंग के बाद एसपी ओवरलैपिंग के केसेस पढ़ेंगे। जैसे पी में एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, एसपी 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 एसपी, मतलब यहां से 2 to 7 वाले जो केसेस हैं ये सब एसपी ओवरलैपिंग को डिफाइन कर रहे हैं। एसपी ओवरलैपिंग से अगर बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, वरना नहीं बनेगा, क्योंकि एस जब भी बनाएगा या तो सिग्मा बनाएगा या नहीं बनाएगा। और यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम चेंज करते जा रहे हैं और पी के ऑर्बिटल्स भी चेंज करते जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, सपोज इस एक्सिस को मैंने क्या माना बेटा, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पी एक्स का जो डायग्राम बनेगा, पी एक्स का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये है एक्स एक्सिस, तो ये पी एक्स बन गया, और एस के साथ ओवरलैपिंग करानी है तो एस का न्यूक्लियस, क्योंकि हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अभी कौन सी है, एक्स, तो बेटा इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस कौन सी एक्सिस पर लाई करना चाहिए, एक्स पर। और जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस टकराएगी और बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी एसपी ओवरलैपिंग हो, जब भी एसपी ओवरलैपिंग हो, पी के साथ जो एक्सिस दिख रही है अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। जब भी एसपी ओवरलैपिंग हो, पी के साथ जो एक्सिस है अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। जब भी एसपी ओवरलैपिंग हो, पी के साथ जो एक्सिस है अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुई तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अब इसके रिवर्स, एसपी ओवरलैपिंग यहां भी है, एसपी ओवरलैपिंग यहां भी है, बस डिफरेंस क्या है, यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी थी, जो यहां आपको दिख रहा था, एक्स और एक्स, यहां पर क्या दिख रहा है, एक्स,
उसके अलावा जब भी sp ओवरलैपिंग हो, जो p के साथ एक्सिस है, अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। लेकिन जब sp ओवरलैपिंग हो, p के साथ जो एक्सिस है उसके अलावा कोई एक्सेस आ जाए, बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस केस में नोड से नोड टकरा जाता है और नोड से नोड टकराने का मतलब है बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये S लिया, ठीक है ना, और एक्सिस कैसी, ये मान लीजिए मैंने क्या लिया, px, है ना, ये S हो गया, S और px समझा रहा हूं, और कौन सी एक्सिस पे समझा रहा हूं? सपोज z एक्सिस पे। z एक्सिस को क्या माने? बाहर से अंदर की तरफ, आपकी तरफ से बोर्ड की तरफ आने वाली ये जो एक्सिस है, इसको z मान रहा हूं। बेटा इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस कहां आना चाहिए? z पर। मतलब इसको यहां रखा, इस p ऑर्बिटल को सपोज ऐसा मान ले, और इसका सेंटर जो है p का, वो इस पेन के साथ इस तरह से आएगा। जब ऐसा आएगा तो जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आएंगे तो बेटा लास्ट में ये डायग्राम इस तरह से बनेगा, और कौन टकरा जाएगा? नोड से नोड। नोड से नोड टकराने का मतलब देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बेटा नॉट पॉसिबल। सीधा सा ट्रिक है, sp ओवरलैपिंग की जब भी बात हो, p के साथ जो एक्सिस, अगर उसके अलावा वाली एक्सिस है, नो बॉन्डिंग। sp ओवरलैपिंग है, p के साथ जो एक्सिस है उसके अलावा एक्सिस दिख जाए, नो बॉन्डिंग। तो ये कंडीशन बन के आती है। अब देखें, S ने बनाया तो कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा। sp ओवरलैपिंग देखें, sp ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा। तो इन 3 sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बना, और बाकी 3 sp ओवरलैपिंग से कोई बॉन्ड नहीं बना। तो S ने जब भी बनाया है, यहां तक S के केसेस है, S ने जब भी बनाया है सिग्मा बनाया है, वरना नहीं बनाया। S कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब आते हैं pp ओवरलैपिंग में। अब pp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और pp ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड भी बनता है। तो अब इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, चेक करिएगा। सबसे पहली बात, 2p ऑर्बिटल तभी ओवरलैप कर सकते हैं जब दोनों p सेम ओरिएंटेशन के हो। मतलब px से ही ओवरलैप कर सकता है, py से ही ओवरलैप कर सकता है, pz से ही ओवरलैप कर सकता है। कभी आप सोचें कि एक px का ओवरलैप एक py से करा दूं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के एक्सेस ही अलग हैं, तो दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें, 2p तभी ओवरलैप करेंगे, pp ओवरलैपिंग तभी होगी जब दोनों p का ओरिएंटेशन क्या हो? सेम। अब देखो, px अगर x पे आए, है ना, इसका डायग्राम समझिए। सपोज दिस इज द x एक्सिस, तो ये एक px हो गया, दूसरा px भी इसी एक्सिस पे आएगा, और दोनों एक दूसरे की तरफ इस और इस डायरेक्शन में आए, तो बेटा ओवरलैपिंग यहां पर होती हुई दिखेगी, और ये ओवरलैपिंग कैसी होगी? ऑन द एक्सिस। तो इस ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा। तो पीपी ओवरलैपिंग की कंडीशन समझिएगा, पीपी में दोनों पी सेम हो और सेम ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। दोनों पी के साथ अगर एक्सिस सेम है, ये ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब दोनों पी क्या हो? सेम। और जो सेम पी है, अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है सिग्मा, दोनों पी सेम है और वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। इसके उल्टा, अगर दोनों पी सेम है तो ओवरलैपिंग होगी, पर दोनों पी यहां पर क्या है बेटा? एक्स, और यहां पर एक्स के बदले अगर और कोई एक्सिस आ जाए जैसे वाई या जेड, तब सिग्मा नहीं बनेगा। तब कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चेक करिएगा, px ठीक है। 2p तभी ओवरलैप कर सकते हैं जब दोनों p सेम हो, 2p तभी ओवरलैप कर सकते हैं जब दोनों p सेम हो। क्या यहां 14 वाले केस को देखिए, क्या दोनों पी सेम है? नहीं। तो आप कहीं से भी ले आए इनको, इनके बीच में बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि दोनों का ओरिएंटेशन ही अलग है, दोनों के एक्सिस ही अलग है, ओवरलैप नहीं कर सकते। दोनों पी सेम, कॉमन एक्सिस कौन सी है? एक्स। पर आप देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दी है? वाई या जेड। तो एक्स के अलावा अगर यहां एक्सिस दिख गई, कॉमन के अलावा दिख गई, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई। दोनों पी सेम है, लेकिन यहां वाई नहीं है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वाई के अलावा वाली एक्सिस है पाई बॉन्ड। दोनों पी सेम है, जेड है, पर वाई जेड के अलावा वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। इसका ओरिएंटेशन डायग्राम समझते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, तो बेटा ये बन गया पी वाई, दिस इज एक्स, ठीक है, ये बन गया पी वाई, ठीक है। अब देखो पी वाई को इंटरन्यूक्लियर क्या मान के चल रहा हूं? एक्स, है ना। इस एक्स एक्सिस को मैंने क्या माना? इंटरन्यूक्लियर। इंटरन्यूक्लियर क्यों माना है? क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस कहां लाई कर रहा है? एक्स पे। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आए, कौन से डायरेक्शन में आए? एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो दोनों आए, तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, कौन सा बॉन्ड मिल जाएगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो वाला, वो बॉन्ड कौन सा होता है? पाई। तो इन तीनों पी में कौन सा बॉन्ड मिल रहा है? पाई। तो देखें पीपी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड भी मिल रहा है, और इससे पहले हमने देखा था केस नंबर जो 10, 9, 8 थे कि पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी मिल रहा था। नेक्स्ट 15th वाला केस देखें।
PZ DZ स्क्वायर, कौन सी ओवरलैपिंग है? PD ओवरलैपिंग है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। हमने सिग्मा बॉन्ड के लिए SS SP PP की बात करी थी, PD से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, बट ये बहुत रेयर कंडीशंस में होता है, तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। देखें क्या डायग्राम बनेगा। सपोज दिस इज द Z एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कौन सी है? Z, तो इसी पे न्यूक्लियस आएगा। PZ कैसा बनेगा? Z एक्सिस पर PZ बनाऊं तो ऐसा बन गया, और DZ स्क्वायर बनाऊंगा तो DZ स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस उठा के यहां रख दो, तो इसको उठा के जब यहां रखा तो ऐसा डायग्राम बन गया, और इसको उठा के भी यहां रखा तो ऐसा डायग्राम बन गया बेटा, है ना। अब ये PZ और DZ स्क्वायर कौन सी एक्सिस पे आ रहे हैं? Z पर। दोनों का न्यूक्लियस Z पर है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आएंगे तो बेटा ये हिस्सा टकराएगा, और ये टकराना जो हो रहा है ये एक्सिस पर हो रहा है, ऑन द एक्सिस हो रहा है, तो ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो जाता है? सिग्मा। चलिए, इसके अलावा इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड में। तो पाई बॉन्ड में हमने PP ओवरलैपिंग देखी, अब हम PD ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। देखें ध्यान से, PD ओवरलैपिंग में, ठीक है, PD ओवरलैपिंग में क्या कंडीशन आ रही है देखिएगा। इसको इरेज कर दे रहा हूं डायग्राम को। देखिए PD ओवरलैपिंग बेटा PX DXY, पहले तरीका समझा रहा हूं आपको, ठीक है। जब भी PD ओवरलैपिंग होगी, जब भी PD ओवरलैपिंग होगी तो ध्यान से सुने, P और D में जो कॉमन एक्सिस है कौन सी दिख रही है? X। इस कॉमन के अलावा कोई एक्सिस दिख रही है क्या? यस। कौन सी एक्सिस दिख रही है? Y। तो जो कॉमन एक्सिस के अलावा वाली नॉन कॉमन एक्सिस है, अगर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ गई, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। ध्यान से सुने, नॉन कॉमन जो एक्सिस है जो यहां दिख रही है उसमें कॉमन कौन है? X, नॉन कॉमन कौन है? Y। अगर वो नॉन कॉमन पे ओवरलैपिंग हुआ, PD ओवरलैपिंग हुआ, बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई। अप्लाई करें। क्या यहां PD ओवरलैपिंग में कोई कॉमन एक्सिस दिख रहा है? यस। कॉमन एक्सिस कौन सा है? Y। नॉन कॉमन एक्सिस कौन सा है? X। अगर PD ओवरलैपिंग नॉन कॉमन पे हुई, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई। फिर से अप्लाई करें। यहां पर देखिए PD ओवरलैपिंग में कॉमन क्या दिख रहा है? Y। नॉन कॉमन क्या दिख रहा है? Z। अगर नॉन कॉमन पे ओवरलैपिंग हुई, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। कॉमन क्या दिख रहा है? Z। नॉन कॉमन क्या है? Y। नॉन कॉमन पे ओवरलैपिंग हुई, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। PD ओवरलैपिंग में नॉन कॉमन पे अगर ओवरलैपिंग होती है, कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। अब सुने, इसमें PZ और DXY लिया मैंने। कौन कौन लिया देखें? PZ और DXY। ध्यान से समझना, PZ और DXY का डायग्राम समझा रहा हूं। सपोज दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस। तो बेटा अगर मैं DXY को बनाना चाहूं तो DXY कैसा बनेगा? इस तरह से इन बिटवीन द एक्सिस बन जाएगा। ये DXY का डायग्राम हो गया, ठीक है ना। और मुझे साथ में क्या बनाना है? PZ। तो PZ क्या बनेगा? Z एक्सिस कौन सी होगी बेटा? जो यहां से बाहर निकल रही होगी, है ना। तो PZ जो होगा वो इस तरह से होगा, बाहर की तरफ होगा। जब ये PZ और DXY X पे आए, Y पे आए, चाहे Z पे आए, बेटा वो कभी भी ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी एक्सिस कौन सी है? XY, और इसकी एक्सिस कौन सी है? Z। तीनों एक्सिस का ओरिएंटेशन ही अलग है, और अगर ओरिएंटेशन ही अलग है तो बॉन्ड बन पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर से देखें कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? PD ओवरलैपिंग है। PD ओवरलैपिंग है, तरीका आपको बता दिया। कॉमन के अलावा वाली एक्सिस, कॉमन के अलावा वाली एक्सिस पर, कॉमन के अलावा वाली एक्सिस पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। रेस्ट इसके अलावा एक कंडीशन याद रखिए, एनी अदर PD ओवरलैपिंग, इन जितनी आपको PD ओवरलैपिंग यहां बताई, इसके अलावा कोई भी PD ओवरलैपिंग हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नोड से नोड टकरा जाता है या उनके एक्सिस का ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, इस वजह से वो ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। लास्ट में PD के बाद अब हम देख रहे हैं DD ओवरलैपिंग। DD ओवरलैपिंग तभी होगी जब दोनों D सेम हो। क्या हो? दोनों D सेम। याद करो, दोनों P सेम होते थे तो ही ओवरलैपिंग होती थी, और दोनों D सेम होते तो ही ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि दोनों P डिफरेंट हो गए तो उनका एक्सेस का ओरिएंटेशन अलग हो जाएगा, और ऐसे दोनों D अगर आपने डिफरेंट ले लिए तो भी उनका ओरिएंटेशन अलग हो जाएगा, वो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो अब देखें यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। जब भी DD ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना, तो यहां दोनों में कॉमन क्या है बेटा? XY XY। तो इस कॉमन वाले पे हो जाए, कॉमन वाले पे हो जाए तो क्या बनेगा? पाई।
और कॉमन जो है उसके अलावा जो बच रही है तीसरी एक्सिस उस पर हो जाए तो एक नया बॉन्ड बन के आता है, एंड दिस न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा? डेल्टा बॉन्ड। ज्यादा यूज का आता नहीं है, बट जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस डेल्टा बॉन्ड का सिग्निफिकेंस आएगा हमारे सिलेबस में, इसलिए पता होना चाहिए कि डेल्टा बॉन्ड भी कुछ होता है। देखें दोनों के डायग्राम समझा रहा हूं, dxy के। सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज दी वाई एक्सिस। दोनों dxy बना रहा हूं, 24th वाला केस। देखिए ये x है, ये y है, ये बन गया एक dxy, ये y है, ये x है, ये बन गया दूसरा dxy। अब dxy को कौन सी एक्सिस पे ला रहा हूं बेटा? x पर। तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस अगर x पर है तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। दोनों एज इट इज आए एक दूसरे के सामने तो ये दोनों टकराएंगे बेटा, और ये दोनों टकराएंगे, इसका मतलब है कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी डायग्राम को अगर घुमा दें, देखें dxy, सपोज ये y एक्सिस है, ठीक है, एंड सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है ना, x और x ले लिया अपन ने। तो बेटा एक dxy और दूसरा dxy, तो ये देखो दोनों के न्यूक्लियस अब किस पे आ रहे हैं बेटा? y पर, ठीक है, और y पर आ रहे हैं तो दोनों जब टकराएंगे एक दूसरे की तरफ ऐसे और ऐसे आएंगे तो बेटा ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो वाला। तो अबव एंड बिलो घुमा के देखिए, अबव एंड बिलो या फिर परपेंडिकुलर वाला, तो बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा? अगेन पाई। अब डेल्टा का डायग्राम क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, डेल्टा का डायग्राम क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई, ठीक है ना, ये एक dxy लिया और ऐसे ही दूसरा dxy है। dxy कैसा बन रहा है बेटा? क्रॉस में, ये न्यूक्लियस है। z एक्सिस इमेजिन करो, z एक्सिस इमेजिन करो, कैसा होगा? इससे बाहर की तरफ होगा। तो ध्यान से देखना, ये जो क्रॉस में बना रहा हूं इसको dxy समझिएगा, और ये बाहर की तरफ है, ये पहला dxy है, वो दूसरा dxy है। दोनों का न्यूक्लियस अभी z एक्सिस पर आ रहा है बाहर की तरफ। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराने जाएंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इसका सेंटर और इसका सेंटर टकरा रहा है, लेकिन नहीं, ये जो लोब्स आपको दिख रहे हैं ना, ये फ्लैट नहीं होते, ये बल्कि होते, फुग्गे की तरह होते, फूले हुए होते। तो जब ये दोनों dxy और dxy एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो सेंटर से सेंटर नहीं टकरा पाएगा, ये जो फुग्गे हैं दोनों के, बल्कि हैं जो लोब्स है, वो टकरा जाएंगे। और उससे होगा क्या? डायग्राम को अगर 2D में मैं रिप्रेजेंट करूं तो डायग्राम कुछ इस तरह से समझेंगे आप। इस सेंटर को उठा के इसके ऊपर रख दिया, ऐसे लेके आए तो बेटा ये वाला जो लोब है ये इससे टकराएगा, है ना, क्योंकि इसको अपन इस तरह से लेकर आ रहे हैं। और ये वाला लोब ये इससे टकराया, ये वाला लोब इस लोब से टकराएगा, ये वाला लोब इस वाले लोब से टकराएगा, और ये वाला लोब इस वाले लोब से टकराएगा। तो जब डी के 4 लोब अगले डी के चारों लोब से टकरा जाए तो इस 4 लोब्स के आपस में टकराने से बनने वाला बॉन्ड कौन सा बनता है? डेल्टा। ध्यान से देखें, जब 2 लोब एक डी के दूसरे के 2 लोब से टकराएं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई। और जब भी जैसे पी के लिए मैं बताऊं आपको, तो जब एक लोब से टकराए तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। तो एक लोब से टकराता है तो सिग्मा, 2 लोब से टकराते तो पाई, और 4 लोब से टकराते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा। अब बॉन्ड्स बनाने के बाद हम लोग यहां पर देख रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा एंड पाई। कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस होते हैं कि कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, ये सारी बातें, है ना। तो देखें, फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म्ड बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग। इसमें मेनली एसएस एसपी पीपी ओवरलैपिंग होता है, इसमें मेनली पीपी पीडी और डीडी ओवरलैपिंग होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, सो बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ध्यान से देखें, हमेशा पहला बॉन्ड कौन सा बन रहा होता है? सिग्मा। तो सिग्मा की ओवरलैपिंग का एक्सटेंट हमेशा ज्यादा होगा। यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस, सो वीकर। ध्यान से सुने, एग्जाम में मैंने बोलता वीबीटी में हम लोग क्या देखेंगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो कभी भी अगर 2 स्पीशीज में सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन हो जाए और 2 एटम्स या स्पीशीज में पाई बॉन्ड का कंपैरिजन हो जाए तो बिना कुछ सोचे समझे सिग्मा विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर एंड पाई बॉन्ड विल ऑलवेज बी वीकर। सिग्मा का कंपैरिजन अगर पाई से हुआ तो सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग होगा ही और पाई तो वीक होगा ही। ठीक है, आगे फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। आप लोग आइसोमर्स कन्फर्मर्स वगैरह पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, जबकि पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है।
अगला पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा और पाई में से सिग्मा का एक्सटेंट ज्यादा, तो सिग्मा का स्ट्रेंथ हमेशा पाई से ज्यादा होगा। हां, लेकिन जब सिग्मा का सिग्मा से कंपैरिजन होगा या पाई का पाई से कंपैरिजन होगा, उसके ऊपर हम लोग जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा, पहला कुछ क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल आपको दे रखा, ऑर्गेनिक में जनरली आप करते हैं, तो यहां सिग्मा और पाई बॉन्ड कंपेयर करना है। तो बेसिकली ये कंडेंस्ड फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसको आप पूरा एक्सपांड कर लेंगे तो आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई अगर आपको काउंट करने हो तो बहुत इजीली आप काउंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट कैलकुलेट कर लें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा, ये पाई, और यहां पर भी कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 2, तो टोटल पाई बॉन्ड विल बी 3, टोटल सिग्मा विल बी 10। इसके अलावा PP ओवरलैपिंग विल बी ऑब्जर्व्ड इन मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखिएगा, SS SP और PP वाले जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड केवल किस में मिलते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अब आप देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखने का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, H2, क्या ये डायएटॉमिक है, यस। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr डायएटॉमिक है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl डायएटॉमिक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 डायएटॉमिक है। इसमें भी हम जानते हैं HH का सिग्मा बॉन्ड होता है, HBr का सिग्मा बॉन्ड होता है, HCl का सिग्मा बॉन्ड होता है, ClCl का सिग्मा बॉन्ड होता है, चारों जगह सिग्मा बॉन्ड है। जब भी डायटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, डायटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो या तो SS SP या PP ओवरलैपिंग से बनेगा। हम लोग जानते हैं HH के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन SS में होते हैं, तो यहां होने वाली ओवरलैपिंग SS है, एक S ब्लॉक एक P ब्लॉक, एक S ब्लॉक एक P ब्लॉक, तो यहां होने वाली ओवरलैपिंग SP SP होती है। यहां दोनों ClCl P ब्लॉक के हैं, तो ये दोनों में PP ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी, तो आंसर विल बी D। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ध्यान से सुने इसे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बहुत ध्यान से, मैंने आपको बोला VBT से हम लोग क्या निकालेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब एक बात सुनना, 3 तरह के कंपैरिजन देखने को मिलेंगे। सिग्मा का कंपैरिजन पाई से हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्मा विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर एंड पाई विल ऑलवेज बी वीकर। अगला क्वेश्चन जो आता है, जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो जाए, भाई बहुत जगह सिग्मा बॉन्ड होंगे, सारे सिग्मा बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के तो होंगे नहीं, ठीक है ना, तो सिग्मा का सिग्मा से कंपैरिजन आ जाए डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, 2 एटम्स के बीच में, ध्यान रखिएगा, और पाई का कंपैरिजन पाई से आ जाए, तो बेटा सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो जाए या पाई का कंपैरिजन पाई से हो जाए, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ VBT। और उसमें पहले हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ सिग्मा विद सिग्मा। तो ध्यान रखें, सिग्मा पाई का कंपैरिजन ऑलरेडी पता है, सिग्मा विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर, पाई विल ऑलवेज बी वीकर। अभी हम सिग्मा से सिग्मा के कंपैरिजन के लिए जो कंडीशंस हो सकती हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला फैक्टर जो आपको देखना होगा, दैट विल बी शेल नंबर। कौन सा फैक्टर आएगा बेटा, शेल नंबर। शेल नंबर का मतलब है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग हो जाए। एक बात बताइए, 2 एटम्स हैं, डायटॉमिक की बात हो रही है, 2 एटम्स हैं, इनके शेल नंबर कम है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अगर मैं एटम्स का शेल नंबर बढ़ा दूं तो क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यस। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा, दोनों एटम जो पास होने थे शेल नंबर बढ़ने के साथ, दोनों का साइज बल्कि हो जाएगा, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो शेल नंबर बढ़ने से, साइज बढ़ने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों एटम दूर जाएंगे, और अगर एटम में दूरियां बढ़ेंगी बेटा, तो इसका मतलब है उनके बीच का स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा, एटम्स दूर जाएंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको 2 एटम्स दिए गए हैं ना, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल जो डायटॉमिक टाइप के हों, 2 एटम के टाइप के हों, और उसमें पहला एटम का शेल नंबर 2, दूसरे का भी शेल नंबर 2, फिर दूसरा एक मॉलिक्यूल दिया 3 शेल नंबर वाला, 4 शेल नंबर वाला, 5 शेल नंबर वाला। तो इनमें आप देखें, यहां पर ये जो डैश दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन, सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन, सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन और सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन, क्योंकि पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा होता है। तो जब भी
डायटोमिक स्पीशीज में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से होगा। आपको जो थ्योरी यूज करनी है वो कौन सी होगी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला फैक्टर है शेल नंबर। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है? यस, शेल नंबर इंक्रीज होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मतलब इनमें जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 2-2 वाला बॉन्ड होगा और शेल नंबर 5-5 का बॉन्ड वीक हो जाएगा। ध्यान रखना, ये कब है? जब सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो। लेकिन सिग्मा पाई में, सिग्मा कोई से भी शेल नंबर हो, ये शेल नंबर सिग्मा पाई में वर्क नहीं करेगा, सिग्मा सिग्मा में या पाई पाई में वर्क करेगा। लेकिन सिग्मा पाई में सिग्मा ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कई बार क्या होगा, जो पिछला फैक्टर हमने देखा कि शेल नंबर चेंज हो रहे हो, तो जिसका शेल नंबर ज्यादा वो बॉन्ड वीक हो जाएगा क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर शेल नंबर क्या हो जाएंगे? सेम। सपोज एक डायटोमिक मॉलिक्यूल आपको दिया, ठीक है, और यहां पर एक और डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया और दोनों का शेल नंबर क्या मिल गया? इक्वल। अगर शेल नंबर अलग होते तो हम लोग शेल नंबर से सॉल्व कर लेते, बट शेल नंबर सेम हो जाए तो फिर हमारे पास सब शेल या ऑर्बिटल्स भी हैं। तो सेकंड जो फैक्टर हम लोग देखेंगे वो होगा डायरेक्शनल नेचर ऑफ सबशेल्स। पर ध्यान रखें, जो पिछला शेल या ये जो सबशेल की हम बात कर रहे हैं ना, ये जनरली कब काम में आते हैं? जब एग्जाम में आपको इस तरह से 1, 2, 3, 4 या एसपीडीएफ में दिए हो, जब एटम्स आ जाएंगे HF, HCl, HBr, तो उनमें शेल नंबर तो काम आएगा। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज लोन पेयर रिपल्शन, जो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। पर उससे पहले देखें, 4 सबशेल्स होते हैं एसपीडीएफ, है ना। क्वांटम नंबर्स वगैरह आपने पढ़े, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, आपको इतना आइडिया होगा। एस इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल क्योंकि स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने का मतलब है तीनों एक्सिस पर उसका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल। जबकि पी डी एफ, याद करो, पी के साथ क्या कोई एक्सेस मेंशन की जाती है या नहीं की जाती? की जाती है। डी और एफ के साथ भी एक्सेस मेंशन की जाती है, एस के साथ कोई एक्सेस मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि एस नॉन डायरेक्शनल है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस पर नहीं है। जबकि पी एक्स का मतलब है इसका ओरिएंटेशन केवल एक्स पे होगा, पी वाई का मतलब है वाई पे होगा, पी जेड का मतलब है जेड पे होगा। मतलब इनमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इन्हें बोला जाएगा डायरेक्शनल, एस को बोला जाएगा नॉन डायरेक्शनल। और ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जब नॉन डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग होती है तो ये वीक होती है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम देखने को मिलता है। और डायरेक्शनल में क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, तो ओवरलैपिंग बेटर होती है डायरेक्शनल वाले केसेस में। तो देखिए एस कैसा है, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? तो दिस इज नॉन डायरेक्शनल। एसपी ओवरलैपिंग हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं, सिग्मा से सिग्मा का कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड, 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड, 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड। जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से होगा, क्या यूज करना पड़ेगा? वीबीटी। और बेटा यहां पर देखें, नॉन डायरेक्शनल, पहले तो शेल नंबर देख लो, शेल नंबर यहां भी 2-2 है, शेल नंबर यहां भी 2-2 है, शेल नंबर यहां भी 2-2 है। तो पिछला जो फर्स्ट फैक्टर था शेल नंबर, वो काम नहीं आएगा। पर अब सब शेल पे आ रहे हैं नॉन डायरेक्शनल, और यहां पर दोनों पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, मतलब दोनों कैसे हो जाएंगे? डायरेक्शनल। तो बेटा नॉन डायरेक्शनल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, तो ओवरलैपिंग वीक। और पी वाले जैसे जैसे डायरेक्शनल नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड होगी, तो ओवरलैपिंग बेटर होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डायरेक्शनल नेचर बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी बढ़ती जा रही है। पर ध्यान रखें, ये एसपीडीएफ वाला जो डायरेक्शनल वाला फैक्टर है, ये तभी लगाना है बेटा जब शेल नंबर क्या हो जाएगा? सेम। चलिए moving on to the third and the most important factor regarding bond strength, lone pair repulsion। पहली बात ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया, which of the following bond is strongest, है ना, बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया 1-1 के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, 2-2, 3-3, 2-3 ऐसा दिया, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इस बार कोई एटम दिख रहे हैं कि आपको हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं, आपको क्या दिख रहे हैं? नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप शेल नंबर लगा दें, ठीक है। शेल नंबर जो पहला फैक्टर है, 2 एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन करना है, सबसे पहला पॉइंट वीबीटी का लगेगा। बेटा जिसका शेल नंबर कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है, और जिसका शेल नंबर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम। पहला तो ये केस हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट सुने,
दूसरा पॉइंट सुने, क्या पॉइंट है? अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, अगेन ऑप्शन देखेंगे 2s 2s, 1s 1s, 2s 2p, और इसके अलावा दे दिया 3p 3p। ठीक है, अब आप देखो दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड, दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड, दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड, दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना SS से तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, PP से कौन सा बॉन्ड बन सकता है? सिग्मा बी और पाई बी। जब तक यहां कुछ मेंशन ना हो आप सिग्मा मान के चलेंगे। अगर को एक्सियल लिख दे तो भी सिग्मा, पर को लैटरल या साइडवाइज लिख दे तो पाई मानना, अदरवाइज आप सिग्मा ही मान के चलेंगे। अब एक बात बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले, अभी भी यहां पर कोई एटम मेंशन नहीं है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह, आपको 1 2 3 4 या SPDF दिया है तो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर ही काम में आएगा। अभी ये लोन पेयर काम में नहीं आ सकता क्योंकि आपको यहां कोई एटम गिवन नहीं है, तो आप नहीं बता सकते कि उसके पास लोन पेयर होगा या नहीं होगा। बट अब इनकी अगर मैं बात करूं, यहां शेल नंबर है 2 2, पहली प्रायोरिटी हमेशा शेल नंबर को देनी है, 1 1 2 2 3 3। सबसे कम शेल नंबर कहां दिख रहा है बेटा? यहां दिख रहा है 1 1। जिसका शेल नंबर कम वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा शेल नंबर कहां दिख रहा है? तो यहां 3p दिख रहा है, तो ये 3 3 वाला जो बॉन्ड है ये वीकेस्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वीकेस्ट बॉन्ड और ये है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इसमें चमत्कार मत दिखा देना कि सर अभी तो आपने बोला था कि SS से स्ट्रॉन्ग SP होता है, SP से स्ट्रॉन्ग PP होता है, जैसे जैसे डायरेक्शनल नेचर बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मैंने वो बोला जरूर था, पर मैंने साथ में कंडीशन बोली थी जब शेल नंबर सेम होंगे। इसका शेल नंबर 1 1 है, इसका शेल नंबर 3 3 है, दोनों के शेल नंबर सेम नहीं है। सबके शेल नंबर सेम हो तभी डायरेक्शनल नेचर देखा जाता है। अब जैसे इसकी बात करूं, ये दोनों, इसका शेल नंबर क्या है 2 2, इसका शेल नंबर क्या है 2 2। इनके लिए, इन दोनों के लिए हम लोग क्या देखेंगे? डायरेक्शनल नेचर। यहां कौन सी ओवरलैपिंग है? SS। यहां कौन सी ओवरलैपिंग है? SP। SS नॉन डायरेक्शनल, SP नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा स्ट्रांग होगा और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो अगर इसमें ऑर्डर अरेंज करने को आ जाए, वीकेस्ट D, उससे थोड़ा सा स्ट्रांग A, उससे थोड़ा सा स्ट्रांग C और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो जाएगा? B।